स्वागत सभी छात्र छात्राओं का अपने YouTube चैनल स्टडी 100 में एक बार मैं फिर आपके बीच टेस्ट सीरीज का महाकुंभ लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। और मैंने बताया कि लगातार हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस चल रहे हैं और ऑफलाइन क्लासेस के अंतर्गत हम टेस्ट सीरीज को चला रहे हैं और उस टेस्ट सीरीज में हम बात कर रहे हैं बार बार फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो की। तो हम आज फिर आपके सामने एक नए पेपर को लेकर प्रस्तुत हैं जो आपके पिछले कई साल जो कि पिछले सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको लेकर के आपके सामने हम प्रस्तुत हैं। तो आप जो है उस क्वेश्चन को देखें और किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं उसको भी देखें। और सॉल्व की प्रक्रिया में जो दिए गए जो बड़े प्रश्न हैं, जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, उसको आप जाकर प्रदीप क्लासेस पे चैनल पे जाएं और वहाँ एकेडमिक क्लास को देखें। वहाँ एकेडमिक क्लास को देख करके आप वहाँ से उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं अच्छी तरह से। हालांकि ये जो है टेस्ट सीरीज का एक जो है प्रोग्राम है, तो टेस्ट सीरीज के अंतर्गत जो छोटे क्वेश्चन हैं जो उसको मैं इस एक नियमित टाइम पर हम सॉल्व कर सकते हैं, तो उसको लेकर के हम बात कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन जो बड़े हैं उसको मैं आपको वहाँ पे भेज रहा हूँ बार बार, क्योंकि वो आप वहाँ जाएंगे तो आपको पूरा बाकायदे ऑथेंटिक मिलेगा वो चीज़ें, और वहाँ से देख करके आप पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं स्टडी 100 में। स्टडी 100 के अंतर्गत टेस्ट सीरीज के महाकुंभ में एक बार फिर पुनः हम डुबकी लगाते हैं। और आज हमारा जो क्लास होगा जानते हैं फिजिक्स का ही होगा, और फिजिक्स का सेकंड पार्ट। हमने फर्स्ट पार्ट का इसका वीडियो दिया था, 1 से लेकर 12 चैप्टर आप लोगों का, यानी वैद्युत आवेश और क्षेत्र से लेकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय तरंग तक हमने क्या किया, सॉल्व किया था। अब इसके आगे आज हम बात करेंगे जो प्रकाश से लेकर के हम बात करें डायोड तक। आपका जो सेकंड पार्ट का जो क्वेश्चन है उसको लेकर के हम बात करेंगे आज, और इससे जुड़ करके आप क्या बहुत सारा लाभ प्राप्त कर सकते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन अपने पेपर में क्या है सॉल्व कर सकते हैं। आइए देर ना करते हुए अपने फिर एक महाकुंभ में हम फिर से एक बार डुबकी लगाते हैं। और यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 टेस्ट सीरीज का महाकुंभ जो 10 दिसंबर से 10 फरवरी तक लगातार चल रहा है, तो इसके प्रत्येक पेपर को लेकर हम सॉल्व कर रहे हैं। और बोर्ड परीक्षा में प्रश्न यहीं से ही आएगा, इसके अलग से यहाँ से अलग कहीं भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएं, जिससे क्या हो सभी लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। ठीक है, आइए देखते हैं इस टेस्ट सीरीज के महाकुंभ में फिजिक्स का सेकेंड पार्ट। चलिए देखा है क्या है फिजिक्स का सेकंड पार्ट। आइए देखिए, कुछ इस प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत है। इस प्रकार आपके सामने कुछ प्रस्तुत है। यहाँ आप देख सकते हैं प्रदीप क्लासेस एक बार फिर आपके सामने, और लगातार यह 12 वर्षों से सफलता के मार्ग पर क्या अग्रसर है और नए नए कीर्तिमान क्या हासिल कर रहा है और लोगों को लगातार क्या है एक अच्छा मार्क दे रहा है। आइए देखिए टेस्ट सीरीज का जो पेपर है आप देख सकते हैं प्रदीप क्लासेस। मैंने बताया कि बार बार इस चीज़ को बता रहा हूं कि टेस्ट स्टडी 100 चैनल का नाम है, हमारी संस्था का नाम प्रदीप क्लासेस ही है और इसी के नाम से सब कुछ चलता है, तो इसलिए यहाँ से अभी नाम आपका प्रदीप क्लासेस से ही लिया जाएगा। तो आइए देखते हैं, बात हो रही यूपी बोर्ड 2024 को लेकर के 23-24 जो भी चीज़ें हैं, और लोगों तक शेयर करें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके ऑथेंटिक आएंगे। और यही सब जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं टोटल आपके पिछले कई सालों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट यहाँ से बन सकता है। आइए देखते हैं टेस्ट सीरीज 19 तारीख को हुआ पेपर है। आज आपका 20 तारीख है और 19 तारीख का ये पेपर है, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें पहले क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 12 फिजिक्स है और 70 नंबर का पूर्णांक, 2.5 घंटे का पेपर, 19/12/2023 को ये पेपर हुआ है। ठीक है, और इसी को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, आइए देखिएगा, पहला क्वेश्चन हम जानते हैं विकल्प के रूप में होता, और आपके फिजिक्स में 6 क्वेश्चन विकल्प के रूप में आते हैं, और इसी विकल्प को हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। कुछ विस्तार को लेकर के हम लेकर के चलेंगे, और चूंकि मेरे हाथ में एक पेपर है जो इसी का 2 कॉपी मतलब PDF है। ठीक है, और इस पेपर को लेकर के हम बात करते हुए आपसे आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है बहुविकल्पीय में पी टाइप प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में क्या मिलाया जाता है, या मिलाया जाने वाला द्रव्य क्या है। जर्मेनियम पी टाइप अर्धचालक क्या है, देख लीजिए। पी टाइप अर्धचालक जो होता है, अर्धचालक यहाँ जो है सेमीकंडक्टर की बात की गई है। क्या है बताइए, सेमीकंडक्टर। देखिए क्या है, सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक की बात हो रही है। तो अर्धचालक जो होते हैं हमारे मतलब जो आवर्त सारणी में एलिमेंट्स हैं उसमें देखा जाए तो धातु हैं, अधातु हैं, उपधातु हैं, जिसे मेटलाइट्स कहते हैं। और उसी के अंतर्गत अर्धचालक की बात करें तो सबसे अच्छा जो अर्धचालक माना जाता है सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम को सबसे अच्छा क्या है अर्धचालक माना गया है। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम को सबसे अच्छा अर्धचालक माना गया है।
ठीक है, जर्मेनियम को। अच्छा, सबसे अच्छा अर्धचालक माना गया है। तो यहाँ जो पी टाइप अर्धचालक होता है, एक बार बता दूं कि आप जाके डायोड को पढ़ेंगे। डायोड चूंकि भी आप पढ़ाया नहीं गया है, जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत होगा, लेकिन क्लास में अगर ऑफलाइन पढ़े हैं तो आप जानते होंगे डायोड जो होता है, डायोड दो प्रकार का होता है। एक होता है एन टाइप डायोड होता है, एक एन टाइप अर्धचालक होता है। सॉरी, डायोड जो होता है इसी एन और पी से मिलकर बना होता है। इसमें एन टाइप एक अर्धचालक होता है और एक होता है एक वन टाइप अर्धचालक, एक होता है पी टाइप अर्धचालक। तो एन टाइप अर्धचालक में जो होता है पांच संयोजी वाला जो है अपद्रव्य मिलाते हैं, जबकि पी टाइप अर्धचालक में तीन संयोजी वाला क्या अपद्रव्य मिलाते हैं। तीन संयोजी मतलब तीन संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाते हैं। अपद्रव्य क्यों मिलाते हैं? क्योंकि अर्धचालक जो होता है प्राकृतिक रूप से उसमें जो धाराएं होती हैं बहुत अल्प मात्रा में चलती हैं, इसलिए उसकी धारा यानी उसकी जो है आवेश या उसकी चालकता को बढ़ाने के लिए, यूँ कहा जाए चालकता को बढ़ाने के लिए उसमें अपद्रव्य मिलाया जाता है। और अपद्रव्य मिलाने से जब पांच संयोजी वाला मिलाएंगे, चूंकि आप जर्मेनियम और सिलिकॉन जो होता है ये चार संयोजी होता है। क्या होता है बताइए? चार संयोजी होता है। जब इसमें पांच संयोजी वाला अपद्रव्य मिलाएंगे तो इसमें से जो चार इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इन चार संयोजी से क्या करते हैं, बारी बारी से सहसंयोजी बंध बना लेते हैं, जबकि जो इसमें पांचवा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या बनेगा, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में क्या है, कार्य करता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में क्या करता है, कार्य करता है और धारा का क्या करता है, अनुमत करता है। जबकि पी क्षेत्र में देखा जाए तो पी में भी क्या है, सिलिकॉन जर्मेनियम में चार संयोजी वाले होते हैं, इनमें तीन संयोजी मिलाया जाएगा तो ये तीन, इसमें से जो उपस्थित तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तीन इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इन चार में संयोजन करते हैं, जबकि एक इलेक्ट्रॉन क्या है इसका शेष बचा रह जाता है, उससे संयोजन नहीं हो पाता है और वहां पर क्या उपस्थित होता है, एक कोटर उपस्थित होता है। क्या होता है, कोटर। तो देखा जाए जो आपका पी टाइप अर्धचालक होता है उसमें जो आवेश वाहक होता है वो कोटर होता है, जबकि एन टाइप अर्धचालक में जो आवेश वाहक होता है वो क्या हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। अर्थात अगर देखा जाए फास्फोरस, एंटीमनी, एल्यूमिनियम और आर्सेनिक, इन चारों ऑप्शन में से देखा जाए तो पी टाइप में तीन संयोजी वाला क्या है, तीन संयोजी वाला अपद्रव्य मिलाया जाएगा तो इसमें कौन होगा, एल्यूमिनियम होगा। तीन संयोजी मतलब इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एल्यूमिनियम को क्या है मिलाया जाता है। ये ऑप्शन नंबर आपका 3 इसमें क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 इसमें सही हो जाएगा। चलिए देखिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, पहला क्वेश्चन। तो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कह रहा है एक एएमयू, एएमयू का मतलब होता है, यहाँ एएमयू का तात्पर्य है एटम मास यूनिट होता है, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एटम मास यूनिट यानी क्या है, परमाणु द्रव्यमान इकाई। परमाणु द्रव्यमान क्या कहते हैं, इसे इकाई कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान क्या कहेंगे, इकाई कहते हैं इसे। और परमाणु द्रव्यमान इकाई एक एएमयू बराबर होता है, इसमें 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। याद रखिएगा कितना होता है, 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। और यह जो है आपका पूछा गया है, ये जो चैप्टर है ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो है क्वेश्चन दिया गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं, सॉरी, नाभिकीय ऊर्जा से क्या है क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको आप क्या करें, नोट कर लें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर इसका कितना, चौथा सही है। गा की बात करें, फोटान की गतिज ऊर्जा गतिज द्रव्यमान का सूत्र क्या होगा, ठीक है। फोटान की गतिज द्रव्यमान का सूत्र क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया आपसे, तो बता दो। फोटान में गतिज जो द्रव्यमान का बात हो रही है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में आप लोगों को चैप्टर मिलेगा और वहां पर आइंस्टीन के समीकरण के अकॉर्डिंग वहां देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2 होगा। एच न्यू अपान क्या होगा, सी स्क्वायर होगा, जहां एच क्या है प्लांक नेतांक है, न्यू क्या है फोटान कण की आवृत्ति है और सी क्या है बताइए, फोटान की चाल। यू कहा जा सकता है, प्रकाश की चाल भी आप लिख सकते हैं, 3×8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2 सही होगा प्रश्न नंबर गा का, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर चर्चा करते हैं अगर हम, तो प्रश्न नंबर अगर घा की बात करें, विकल्प घा में प्रकाश के विवर्तन की स्थिति में, विवर्तन देखिए आप लोगों को पढ़ाया गया है, आप जाकर के प्रदीप क्लासेस चैनल पे जाएंगे तो वहां मिलेगा आपको विवर्तन। प्रकाश के विवर्तन की स्थिति में किस रंग के प्रकाश का विवर्तन सबसे अधिक होता है। बिल्कुल एकदम नया क्वेश्चन है जो कि अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन ये एकदम ऑथेंटिक है और यह क्वेश्चन को आपके पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहां बता दूं, प्रकाश के विवर्तन की स्थिति में किस रंग के प्रकाश का विवर्तन अधिक होता है, तो बता दूं लाल रंग का। कितना होता है, लाल रंग का। जब कभी किसी झिर्री के द्वारा प्रकाश किरणें आती है तो उसके तीक्ष्ण किनारों पर जब प्रकाश किरणें टकराती हैं और टकराने के बाद जब उसमें पट्टियां पतली पतली दिखाई देती हैं तो उसमें रंगीन पट्टियों में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक ऊपर कौन होता है, लाल रंग होता है, सबसे नीचे कौन होता है, बैगनी होता है। इसमें लाल रंग जो होता है सबसे अधिक विवर्तन इसका होता है, लाल रंग का विवर्तन सबसे अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 इसमें क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे चले हम लोग, क्वेश्चन नंबर हम लास्ट 4 की तरफ चलते हैं।
अच्छा में देखा जाए अगर ये 5 ही ऑप्शन है क्या, इसमें 6 ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन एक ऑप्शन शायद छूटा हुआ है। चलिए आइए देखिए, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रम से कितने हैं, 4/3 है और 5/3 है। याद रखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दिया गया, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपके पूछे जाते हैं। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रम से 4/3 है तथा 5/3 है, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बता दे रहा हूं मैं। इसका ऑप्शन नंबर कितना होगा, थर्ड से होगा, 5/4 होगा, लेकिन बता दे रहा हूं कैसे लगाना इसको है। बता दूं यहाँ पर क्या कह रहा है, वायु के सापेक्ष जल, हवा के सापेक्ष जल का और हवा के सापेक्ष किसका, कांच का। 2 क्वेश्चन दिया गया है। तो हवा के सापेक्ष जल का अगर देखें तो AN क्या होगा, W का मान कितना दिया, 4/3 दिया गया है। और यहां दे रहा हवा के सापेक्ष कांच का क्या दिया है, ANG का मान दिया गया है, 5/कितना दिया है, 3 दिया गया। ठीक है, यही दिया गया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कांच का जल के सापेक्ष, कांच का जल के सापेक्ष मान निकालना, तो क्या होगा, WNG का मान निकालना पड़ेगा, WNG का मान निकालना पड़ेगा। तो WNG का मान हो जाएगा ANG अपान कितना हो जाएगा, ANW। क्या होगा, ANG अपान क्या होगा, ANW हो जाएगा। इस पे मान रखेंगे, ये सूत्र होता है जब 3 माध्यम होते हैं, 3 माध्यम के लिए अपवर्तनांक का सूत्र यहाँ पर देखा जाए तो ANG का मान कितना, 5/3 है और इसका मान कितना है, 4/3 है। इन दोनों को क्या 3 से 3 कैंसिल होगा तो कितना आएगा, 5/4 आ जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कितना होगा, थर्ड सही होगा। यानी इसका जो वैल्यू होगी वो 5 अपान कितने होगी, 4 हो जाएगी। इसमें आप देखिए छठवां ऑप्शन आपका है या नहीं है, चलो देखते हैं। लेकिन जहां तक नहीं है, बस केवल 5 ही ऑप्शन दिए गए, तो 5 ऑप्शन एक बार फिर से आप देख लीजिए। पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला जो द्रव्य वो कौन है, एल्यूमिनियम है। 3 से ऊंची मिलाया जाएगा। 1 MU तुल्य ऊर्जा होती है क्या, 931 मिलियन टर्न वोल्ट होती है। फोटान में गतिज द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है, hν/c² होता है। प्रकाश के विवर्तन की स्थिति में किस रंग की प्रकाश का विवर्तन अधिक होता है, तो लाल रंग का होता है। और वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक 4/3 5/3 दिया, तो कांच का जल के सापेक्ष क्या होगा, तो 5 कितना होगा, 4 हो जाएगा। इसको हमने क्या किया, सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो आगे चले और आप देख सकते हैं यह जो क्लासेस है यह आपका जो है नीट जेई के साथ साथ आपका फिर सभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ और एग्जाम क्या है, एग्जाम्स मतलब हुआ ये जल्द ही इस स्टडी 100 पर, इसी चैनल पर ही आप लोगों को एकेडमिक क्लास खत्म होने के पश्चात तुरंत आप लोगों को जो है कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए यह जो है चैनल तैयार है और जल्द ही आप लोगों के सामने कुछ नए जो है चीज़ें प्रस्तुत करने वाला है। ठीक है, तो आगे चलें हम लोग। और आगे चलने के क्रम में देखा जाए तो खंड बा की बात बढ़ते हैं। खंड बा में आपका ऑप्शन खत्म हो गया, तो इस ऑप्शन में आप देखिए 5 ही ऑप्शन दिया गया था, क्योंकि 6 ऑप्शन होना चाहिए, एक मिस्टेक हुआ है। तो फिर इसके विषय में आप अगली बार जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें 6 ऑप्शन मिलेंगे आपको। आगे चले यहाँ पर देखें हम, तो इसमें देखा जाए क्वेश्चन नंबर हम आप खंड बा की तरफ चलते हैं। आपको पता होना चाहिए खंड आ हो गया, बा हो गया, सा हो गया और दा और या, 5 खंड में क्या होता है, बटा होता है और 5 खंड मिलाकर के आपके 70 नंबर पूर्णांक आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं खंड बा को लेकर के। क्वेश्चन नंबर खंड बा में पहला ही क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकल। देखिए पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल, आपको पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत सारा क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछा जाता है। कह रहा है +2.5D, थोड़ा इसको जूम कर दूं, मैं थोड़ा इसको जूम कर दे रहा हूं जिससे कि आपको दिखाई दे। आइए देखिए, दिखाई दिया। चलिए खंड बा में है, हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको, क्वेश्चन को देख लेते हैं डायरेक्टली। क्या कह रहा है, +2.5 डायोप्टर और -3.75 डायोप्टर क्षमता वाले 2 लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाई गई है। क्या बनाई गई बताइए, एक संयुक्त लेंस बनाई गई है। तो संयुक्त लेंस की क्या है, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब बताइए क्वेश्चन इतना आसान है कि इसको लगाने में क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम लगना चाहिए। लेकिन अब क्या है, लोग जब नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, नहीं पढ़ेंगे तो समस्याएं तो होंगी ना, उसके साथ समस्याएं तो होंगी उनके साथ। तो फिर क्या करना है आपको, करना ये है कि पहले आपको इसको डायोप्टर को पहले क्या संयुक्त लिखेंगे, संयुक्त क्षमता पहले निकाल लीजिए। संयुक्त क्षमता किसकी, दोनों लेंसों की संयुक्त क्षमता अगर निकालेंगे आप तो आपको पता होना चाहिए P इक्वल हो जाएगा P1 प्लस कितना होगा, P2 हो जाएगा। P1 प्लस कितना होगा, P2 होगा। P1 की वैल्यू कितनी दी गई जरा बताइएगा। P1 की वैल्यू दिया गया 2.5 दिया और प्लस हो जाएगा यहाँ पर 3 पॉइंट, यहाँ पर हो जाएगा प्लस के स्थान पे क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका वैल्यू माइनस में दिया गया है। तो प्लस यहाँ पर P2 लिख दीजिएगा और यहाँ 0 माइनस कितना हो जाएगा, क्या होगा, माइनस हो जाएगा 3.75 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, घटाएंगे इसको, तो 250 में से 375 चला गया, कितना बचेगा, -125 आएगा। 1 पॉइंट क्या आएगा, 25 आएगा, क्या देख लीजिए 5 आ जाएगा साथ में कि हाँ 1 पॉइंट कितना आएगा,
1.25 1 पॉइंट कितना आएगा 25 डायोप्टर आ गया। क्या बताइए जरा, इसका मान आ गया 1.525 क्या हो गया, संयुक्त लेंस की जो हो गई क्षमता हो गई, संयुक्त लेंस की क्या हो गई, क्षमता हो गई। तो आपको फोकस दूरी निकालना है, और फोकस दूरी अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा देख सकते हैं फोकस दूरी F बराबर होता है 1/p, या ऐसा लिख सकते हैं आप, एक सूत्र होता है क्षमता और लेंस में, मतलब लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में सूत्र होता है P बराबर होता है 1/f होता है मीटर में, क्या होता है मीटर में होता है। तो अगर मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे तो क्या आएगा, P इक्वल हो जाएगा 100 बाई कितना होगा, F हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा। F का मान निकालेंगे तो 100 बाई कितना आएगा, P आ जाएगा, और 100 अपान कितना होगा, P का मान कितना -1.25 दिया है। इसी को आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो 100 बाई 1.225 अगर आएगा तो आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 100 बाई 1.25 अगर देखें तो F की वैल्यू कितनी आएगी, F की वैल्यू आ जाएगी उसमें दिया गया है माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 100 है, 200 नोट बढ़ा देंगे 125 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हैं 25 अट्ठे कितना 2, यानी कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना आएगी बताइए, संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 80 सेंटीमीटर होगी, कितनी होगी 80 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप देखें तो आपका जो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। P1 दे दिया गया है, ये P1 है और ये क्या है P2 है, दोनों का संयुक्त निकालेंगे तो P = P1 + P2 निकाल लेंगे आप। यहाँ से आप P का मान निकल जाएगा, और P = होता है 1/f होता है मीटर में, और F का मान निकालेंगे तो उसको मीटर को सेंटीमीटर बदलेगा तो 80 सेंटीमीटर जो होगी संयुक्त लेंस की क्या होगी, क्षमता होगी। चूंकि माइनस है तो आकार में ये कैसा व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की भांति क्या है व्यवहार करेगा, कैसा करेगा, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। क्योंकि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो किस में होती है, नेगेटिव में होती है। चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या दिया है, 2 प्रकाश तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात। चूंकि किससे बताइए जरा, बिना देखे बताइए ये किससे है, 2 प्रकाश तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 81:49 है, तो उनके आयामों का अनुपात क्या होगा। देखिए क्वेश्चन को ध्यान सुनिएगा, ये व्यतिक्रम से दिया गया है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए जरा, यहाँ मैं इसको, ठीक है, यहाँ देखा 2 प्रकाश तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 81:49 से उनके आयामों का अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन आपका दिया है, क्वेश्चन नंबर जो है खा। अब इसको हम थोड़ा सा नीचे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, नीचे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए आइए देखिए सॉल्व करते हैं यहाँ। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या निकालना है, इसके आयामों का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, आयामों का अनुपात ज्ञात करना है। इनके आयामों का अनुपात निकाल लेना है। तो I1/I2 का मान कितना दिया, 81:49 दिया गया। I1 क्या होता है, तीव्रता होती है। देखिए I1 अनुपात क्या होगा, I2 का अनुपात कितना दिया बताइए, इसका दिया गया है 81:49 दिया, 81 कितना दिया 49 दे दिया गया, ठीक है। कह रहा है उनके आयामों का अनुपात निकाले। तो आयाम का अगर अनुपात निकालना चाहते हैं आप तो क्या होता है, I1 आप लोगों को संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की तीव्रता निकाला गया था। तो I1 इक्वल हो जाएगा, I1 अपान कितना होगा, I2 इक्वल कितना हो जाएगा 81 बटा कितना होगा 49 हो जाएगा, 81 बटा कितना होगा 49 हो जाएगा। इसलिए अगर देखें तो I1 अपान I2 अगर मान निकालना चाहें तो क्या होगा, A1 + A2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर अपान हो जाएगा A1 - A2 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। A1 + A2 का होल स्क्वायर अपान कितना होगा, A1 - A2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार देखें अगर हम इसका तो मान निकाल सकते हैं तो क्या हो जाएगा, आपको निकालना अगर है तो इसका स्क्वायर यहाँ देखिएगा क्या हो जाएगा, A1 + A2 अपान कितना हो जाएगा A1 - A2। अगर देखें हम तो अगर इसका वैल्यू कितना दिया है 81/49 है तो 81 रूट में हो जाएगा, 81/49 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कितना है स्क्वायर है, रूट आ जाएगा, 81 का वर्गमूल कितना आएगा 9 आ जाएगा, इसका 7 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कीजिए तो 7A1 कितना हो जाएगा बताइए जरा, इसका हो जाएगा 7A1 हो जाएगा और प्लस 7A2 हो जाएगा इज इक्वल हो जाएगा 9A1 हो जाएगा -9A2 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार अगर देखें हम तो इसमें A1 A2 को एक तरफ ले लो और देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाओगे तो 9A1 माइनस कितना होगा 7A1 हो जाएगा और इसको इधर ले जाओगे तो क्या होगा 7A2
9A2 प्लस क्या होगा 7A2 हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ लीजिए, 7 में से 9 होगा कितना बचेगा 2A2A1 हो जाएगा और बराबर होगा 9 7 कितना होगा 16 क्या होगा बताइए A2 हो जाएगा। अब दोनों का अनुपात निकालना, दोनों का अनुपात अगर निकालेंगे तो A1 अनुपात A2 इक्वल कितना हो जाएगा 16 अनुपात कितना होगा 2 हो जाएगा। 16 बटा कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा और 2 एक करने 2 8 कितना होगा 16, यानी क्या होगा A1 अनुपात A2 का मान अगर निकालना चाहते हैं हम तो 8 अनुपात कितना आएगा 1 आएगा। यही क्या बनेगा इसका आंसर बनेगा, पूछा गया है। तो यह क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है वही है कि दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 81:49 है तो उनके आयामों का अनुपात क्या होगा। तो इस प्रकार से उनके आयामों का अनुपात आप निकाल सकते हैं। ये समकोसी बेसी व्यतिकरण विनाशी व्यतिकरण से लेकर के लिया गया है। ठीक है, हालांकि 81 है तो निश्चित है ये परिणामी तीव्रता अधिक होगी वहां पर, तो समकोसी व्यतिकरण की बात की जाएगी और यहाँ पर 49 है तो निश्चित है क्या है विनाशी व्यतिकरण को लेकर के बात किया जाएगा। तो इनको आप नोट कर ले, फिर आगे हम बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसको आप नोट कर लें, फटाक से नोट करें, टाइम नहीं जल्दी करें। आइए बात करते हैं देहली तरंग दैर्ध्य को। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या कह रहा है देख लीजिए जरा, अगले क्वेश्चन की चर्चा कर ले, देखिए जरा, यहां देखिएगा, कह रहा दो प्रकाश, अच्छा यहाँ पे हो गया, प्रकाश विद्युत प्रभाव में देहली तरंग से आप क्या समझते हैं। देहली तरंग दैर्ध्य, दिल्ली नहीं लिखा हुआ है, ये देहली लिखा हुआ है, देहली तरंग दैर्ध्य है ये। और देहली तरंग दैर्ध्य की अगर बात करें हम तो आप लोग इसको जाकर के वहाँ देखेंगे तो देहली तरंग दैर्ध्य क्या है, ये कई बार आपसे पूछा है क्वेश्चन, तो पूछा गया है किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का वह अधिकतम मान, किसी धातु पर आपतित तरंग दैर्ध्य की वह अधिकतम मान जिससे तरंग दैर्ध्य का प्रकाश धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, देहली तरंग दैर्ध्य कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो मान होता है लैम्डा नॉट इज इक्वल होता है सी नॉट अपान कितना होगा, इसका मान हो जाएगा लैम्डा नॉट इज इक्वल हो जाएगा सी अपान कितना हो जाएगा न्यू नॉट हो जाएगा, सी अपान कितना होगा न्यू नॉट हो जाएगा। याद रखिएगा लैम्डा नॉट इज इक्वल क्या होगा सी अपान कितना का न्यू नॉट, न्यू मतलब हो गया यहाँ फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। तो एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का वह अधिकतम मान जिससे तरंग दैर्ध्य का प्रकाश धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, देहली तरंग दैर्ध्य क्या है कहलाता है। तो लैम्डा नॉट इज इक्वल होगा सी बाई कितना होगा न्यू नॉट हो जाएगा। इसको आप लेकर के बात कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि ये सब एक नंबर क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अस्थायी कक्षा किसे कहते हैं तथा उसकी शर्त क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया, बहुत लोग इसको समझ नहीं पाते चूंकि नया क्वेश्चन है ये। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अस्थायी कक्षा क्या होगी, चूंकि ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से दिया गया है तो उन्होंने बताया था परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अस्थायी कक्षा मतलब उन्होंने कहा था कि नाभिक के चारों ओर क्या होती है अनंत कक्षाएं उपस्थित हो सकती हैं। किसी भी नाभिक के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो उसमें अनंत कक्षाएं उपस्थित हो सकती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिनका कोणीय संवेग कितना होगा h/2 पाई होगा। कितना होगा बताइए, h/2 पाई होगा। यहाँ n उन्होंने बढ़ाया था तो क्या होगा MBR इज इक्वल कितना होगा NH/ कितना होगा 2 पाई, जहाँ n क्या है मुख्य क्वांटम संख्या है या कक्षाओं की संख्या हम कह सकते हैं। ठीक है, इसका तो अगर पूछा जाए कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन अस्थायी कक्षा किसे कहते हैं तो लिख दीजिएगा ऐसी कक्षा या नाभिक के चारों तरफ अनंत कक्षाएं उपस्थित हो सकती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग कितना होता है h/2 पाई होता है। और उसकी शर्त यही होगी कि उसका मान कितना होना चाहिए h/2 पाई होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को आप क्या करें लिख लेंगे। ठीक है, आगे चले इसको आप MBR इज इक्वल कितना NH/2 पाई होगा जो कि बोर ने अपने कॉन्सेप्ट में बताया था। आगे चले हम देखें क्वेश्चन नंबर 4 की बात देख लेते हैं। कारा अर्धचालक क्या होता है, किसी एक अर्धचालक का नाम लिखिए। अर्धचालक क्या होता है, किसी एक अर्धचालक का नाम लिखिए। तो क्या लिखेंगे, अर्धचालक एक ऐसा क्या नाम है, एक ऐसा पदार्थ ऐसे तत्व जिसमें धाराएं क्या होती हैं बहुत अल्प मात्रा में रुक रुक के चलती है, उसे हम क्या कहते हैं अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, ऐसी जो है ऐसे पदार्थ या ऐसे तत्व जिसमें धाराएं क्या होती हैं बहुत अल्प मात्रा में चलती है, जब विद्युत आवेश या इसकी चालकता बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है, जब उसमें कोई अपद्रव्य मिलाया जाता है तब उसकी चालकता क्या होती है बढ़ती है। उसमें 3 संयोजी और 5 संयोजी वाले तत्व का अपद्रव्य मिलाया जाता है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं अर्धचालक कहते हैं। किसी एक अर्धचालक का नाम लिखिए, तो इस किसी एक अर्धचालक के नाम में आप जा सकते हैं सिलिकॉन के साथ जा सकते हैं, जर्मेनियम के साथ जा सकते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ क्या जा सकते हैं
तो इसका जो है आपका क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। 1 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान देने की आवश्यकता उतना नहीं है, मतलब 1 नंबर है, छोटा सा परिभाषा, आप इसको याद रख सकते हैं। अर्धचालक एग्जाम में कई बार पूछा भी गया। ठीक है, आगे चलते हैं। संयुग्मी फोकस किस प्रकार का होता है, किस प्रकार के दर्पण में उपस्थित हो सकती है और क्यों, कारण से स्पष्ट कीजिए। मैं बता दे रहा हूँ, संयुग्मी फोकस जो होता है केवल वास्तविक प्रतिबिंब के लिए होता है। किसके लिए होता है बताइए? वास्तविक प्रतिबिंब के लिए होता है। संयुग्मी फोकस केवल वास्तविक प्रतिबिंब के लिए होता है, याद रखिएगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए अगर संयुग्मी फोकस होता है तो याद रखिएगा, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब देखा जाए किस दर्पण में है, दर्पण में देखा जाए वो अवतल दर्पण में। किसमें होगा बताइए? अवतल दर्पण में ही क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसलिए अगर देखा जाए तो संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि ये वास्तविक के लिए सत्य होता है। कारण से क्या स्पष्ट कीजिए। तो अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इसका कारण है। इसलिए संयुग्मी फोकस अगर है तो किसमें होगी? केवल और केवल अवतल दर्पण में होगी। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। चलिए आगे चले। क्वेश्चन प्रश्न नंबर की बात क्या करते हैं। प्रश्न नंबर जो है हम बात कर लेते हैं 3 की। प्रश्न नंबर बात कर लेते हैं 3 को लेकर के। चलिए प्रश्न नंबर 3 में देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो नाभिकीय संलयन क्या है? नाभिकीय संलयन क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, जो कि आपके नाभिकीय ऊर्जा से लिया गया है। तो नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं, इसको देख लीजिए। संलयन जो मतलब होता है जुड़ना। संलयन मीन्स क्या होता है? जुड़ना होता है। संलयन मीन्स क्या होता है? जुड़ना होता है। नाभिकीय संलयन मीन्स क्या? जुड़ना होता है। जब किन्हीं क्या होते हैं, जब कभी दो अस्थायी नाभिक परस्पर जुड़ करके एक अस्थायी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इसमें अपार ऊर्जा मुक्त होती है। इस परिघटना को हम क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जब कोई दो अस्थायी नाभिक जुड़ करके आपस में क्या है, एक अस्थायी नाभिक का निर्माण करते हैं, उसे तुम क्या कहते हैं? उसमें अपार ऊर्जा मुक्त होती है, बहुत काफी ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। उदाहरण से व्याख्या कीजिए तो नाभिकीय संलयन का उदाहरण मतलब यही हुआ, सूर्य की ऊर्जा। सूर्य की जो ऊर्जा है वो संलयन पर आधारित है। दूसरा है हाइड्रोजन बम। क्या है बताइए? हाइड्रोजन बम भी जो होता है वो नाभिकीय संलयन पर क्या होता है? आधारित होता है। ठीक है, तो आपका इसका उदाहरण क्या है पूरी तरह से लिख सकते हैं, और कुछ जो है आप जाकर किताबों में देख सकते हैं। तो इतना ही आपको याद रखना है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी क्रमशः कितनी है? 10 सेंटीमीटर व 50 सेंटीमीटर है। दोनों लेंस संपर्क में रखे गए हैं। इस युग्म से 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। एक उत्तल लेंस तथा एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी किसमें है? 10 सेंटीमीटर और कितना? 50 सेंटीमीटर है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी किसमें होती है? पॉजिटिव होती है, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? नेगेटिव 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसे F1 मान लीजिए, इसे F2 मान लीजिए। फिर क्या करा? दोनों को संपर्क में रखा गया है। संपर्क में रखा गया तो संपर्क लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? 1/F1 प्लस कितनी हो गई? 1/F2 हो जाएगी। दोनों को अगर देखा जाए तो आपके एक सूत्र होता है, दो संपर्क में रखे लेंसों का क्या सूत्र की बात करें तो 1/F क्या 1/F1 प्लस 1/F2 हो जाएगा। वहां से आप संयुक्त फोकस दूरी निकाल लीजिए और इस युग्म से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कर लीजिए। तो आप चलिए इस क्वेश्चन को मैं देख लेता हूं, इस क्वेश्चन को नीचे देख लेता हूं। चलिए देखिए, देखते हैं क्वेश्चन को क्या देखते हैं। देखिए जरा, कह रहा है कि क्वेश्चन में यही बोल रहा है आपसे कि एक अवतल लेंस है, एक उत्तल लेंस, इसकी फोकस दूरी कितनी? 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर दी है। F1 इक्वल कितना होगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और एक अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी? 40 या 50 है? कितना दिया गया है? दिया गया है आपका, बिल्कुल आपका जो दिया गया है 50 सेंटीमीटर। कितना दिया? 50 सेंटीमीटर। F2 इक्वल कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये दिया गया। तो कह रहा है इसको संयुक्त रखा गया। संयुक्त मतलब क्या है? -50 हो जाएगा। संयुक्त रखा गया तो क्या होगा? क्योंकि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या लिखेंगे आप? संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी लगेगी। बहुत तेज आप लगाइएगा, देखिए बहुत कोई दिक्कत नहीं है। फोकस दूरी, ठीक है, समझिएगा पूरी तरह से। तो क्या होगा? 1/F इक्वल हो जाएगा क्या? 1/F1 प्लस क्या होगा? 1/F2 होगा। ये एक फार्मूला है, जब संयुक्त दो लेंसों को परस्पर सटा के रखा जाता है तो उसकी दूरी है, उसकी फोकस दूरी। तो 1 क्या होगा? 10 हो जाएगा। -1 कितने की? 50 होगा। इसका एलसीएम देखा जाए तो क्या होगा बताइए? एलसीएम अगर देखा जाए तो एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 50 हो जाएगा इसका एलसीएम। और देखा है 10 × 50 होगा, -1 हो जाएगा, यानी 4 कितना होगा? 50 आ जाएगा। यानी 2 × 4 होगा, 25 × 50 यानी क्या होगा? 2/25 आ जाएगा। और अगर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें या फिर इक्वल निकालें तो बताओ कितना आ जाएगा? इतना ही रहने दीजिए। क्या लिखेंगे? देखिए कितना रहने दीजिए? उतना ही रहने दीजिए। यानी क्या होगा? 2/25 आ गया। कितना? 2/25 आ गया। जो कि कह रहा है कि अगर
इस युग में से, इस लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखा, तो वस्तु की दूरी u बराबर कितना होगा, -25 सेंटीमीटर है, क्योंकि 25 सेंटीमीटर जो होगा, हमेशा बता दू रहा हूँ, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, हमेशा जो होता है वस्तु कहाँ रखा जाता है, बाईं तरफ रखा जाता है। कहाँ रखा था, बाईं तरफ। बाईं तरफ की सभी दूरियां क्या नेगेटिव होती हैं। तो यहाँ अगर प्रतिबिंब की दूरी निकालने, प्रतिबिंब की दूरी निकालने है तो क्या करेंगे आप, लिखेंगे, चूंकि यहाँ वही लेंस के सूत्र से 1/f बराबर क्या होगा, 1/v माइनस कितना होगा, 1/u हो जाएगा। तो 1/f की वैल्यू अगर निकालेंगे तो बताओ कितना होगा, 2/25 दिया गया, 2 बटा कितना 25 है, इज इक्वल हो जाएगा 1/v का मान निकालना, -1/, कितना u का मान 25 है, तो 25 प्लस हो जाएगा, यहाँ 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। b की वैल्यू फाइंड करनी है, b की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या होगा, 1/v इज इक्वल कितना होगा बताइए जरा, 2/25 माइनस कितना होगा, 1/25, 1 बटा कितना होगा 25 आ जाएगा, 1/v इज इक्वल 25 इसका एलसीएम हो जाएगा, 25 इसका क्या एलसीएम हो जाएगा, अगर 25 दो में से गया 1/25 यानी b बराबर कितना आएगा, 25 सेंटीमीटर दूरी पर क्या बनेगा बताइए, इसकी प्रतिबिंब बनेगी। और कैसे बनेगी, वास्तविक होगी, याद रखिएगा वास्तविक होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, और जो कि आपके क्वेश्चन में कई बार पूछा गया, ठीक है, कई बार पूछा गया, तो इसको आप नोट कर लें। फिर आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तरंगाग्र से संबंधित है। और तरंगाग्र आपको पता होना चाहिए कि आपके पेपर में जो है, जो आपके पेपर में हाइगेंस का कॉन्सेप्ट है, हाइगेंस का जो सिद्धांत है, वहाँ से क्वेश्चन तो आएगा ही। परावर्तन और अपवर्तन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो वहाँ से आएगा ही, इसको आप नोट कर लें। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उसको क्या आप पढ़ाई कर लें। जितनी पढ़ाई करेंगे उतना आपके लिए क्या होगा, फायदेमंद होगा, उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। चलिए, नोट हो गया, आगे बढ़े, हम बात करते हैं तरंगाग्र को लेकर के। आइए देखिए, तरंगाग्र को लेकर बात चर्चा कर लेते हैं। देखिए, तरंगाग्र की बात कर लें। देखो क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन है, तरंगाग्र की परिभाषा दी है, कितने प्रकार का। एक बार बता दे रहा हूँ, तरंगाग्र जो होता है 2 प्रकार का होता है। तरंगाग्र जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है समतल तरंगाग्र होता है, कितना होता है, एक समतल तरंगाग्र होता है, और एक होता है क्या, गोलीय तरंगाग्र होता है। क्या होता है बताइए, एक गोलीय तरंगाग्र होता है, एक होता है समतल तरंगाग्र, दूसरा क्या होता है, गोलीय तरंगाग्र होता है। 2 प्रकार की जो होती हैं ये तरंगाग्र होती हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है तरंगाग्र की परिभाषा, इसलिए इसको आप क्या करेंगे, तैयार रखेंगे, इसको आप तैयार रखेंगे, ठीक है। और आप जा करके प्रदीप क्लासेस चैनल जाके जुड़िए, वहाँ से आपको तरंगाग्र की सारी परिभाषाएं दी गई हैं और बताई गई हैं, तो उससे आप जुड़ करके पूरी तरह से उसकी क्या है, परिभाषा निकाल सकते हैं, पूरी परिभाषा आप क्या निकाल सकते हैं। आइए देखिए, तो देखिए तरंगाग्र क्या है। तो समतल तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र के मैंने बता दिया, और इसमें बता दे रहा हूँ, यदि किसी पृष्ठ में क्या है, यदि किसी एक माध्यम में जिसमें तक कोई भी तरंग क्या है संतरित हो रही हो, और उसमें कोई अगर ऐसा पृष्ठ खींचें जिसमें स्थित कण कंपन की समान कला में हो, जिसमें स्थित क्या है, कंपन के जो कण हो क्या हो, समान कला में हो, तो ऐसे पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं, ठीक है। मतलब किसी माध्यम में अगर तरंगें संचरित हो रही हैं, किसी माध्यम में अगर तरंगें संचरित हो रही हैं और संचरित हो रही हैं, तो उसमें कोई ऐसा पृष्ठ खींचें जिसमें स्थित कण कंपन के समान कला में हो, कंपन के क्या हो, समान कला में हो, तो उसे हम क्या कहते हैं बताइए, तरंगाग्र कहते हैं। और तरंगाग्र कितने होती हैं, गोलीय होती हैं, और कैसे होती है, समतल होती हैं। अगर बता दे रहा हूँ, समतल पृष्ठ खींचा है, लंबवत है, एक दिशा में चल रही है, एक दिशा में अगर सभी तरंगें बह रही हैं या चल रही हैं, संचरित हुई, तो उसे समतल तरंगाग्र कहेंगे, जब वहाँ पृष्ठ खींचेंगे हम। और जब एक ही बिंदु से क्या है, सभी दिशाओं में तरंगें क्या बढ़ रही हैं, और उसके सापेक्ष अगर हम क्या है, कोई भी तरंग स्रोत को केंद्र मान करके चारों तरफ अगर क्या करते हैं, कुछ जो है पृष्ठ खींचते हैं, तो वहां से क्या हो, गोलीय तरंगाग्र उत्पत्ति होगी। तो क्या होगा, गोलीय तरंगाग्र उत्पत्ति होगी। इसकी अगर व्याख्या करना हो, बेकार पूरी तरह देखना, तो आप जाइए वहां पे एकेडमिक क्लास में देखिए। विवर्तन के तथा व्यतिकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए, विवर्तन तथा व्यतिकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया और 2023 में शायद आया भी था। विवर्तन और व्यतिकरण में क्या अंतर है, ठीक है। तो इसको आप जो है पूरी तरह से आप एकदम लग जाएं और पढ़ाई पे एकदम लग जाएं, क्योंकि आपके पास अब टाइम बिल्कुल नहीं है, टाइम अब आपके पास बिल्कुल बचा नहीं है, इसलिए एकदम बता दे रहा हूँ। तो विवर्तन जो होता है, व्यतिकरण आपको पता ही होना चाहिए। व्यतिकरण में क्या है, व्यतिकरण में पहला आप देखेंगे, व्यतिकरण में अगर देखा जाए तो एक ही, जब एक किसी स्रोत से दो
किसी स्रोत से जब जो है दो प्रकार की जो तरंगे निकलती हैं, एक ही आवृत्ति के दो तरंगे निकलती हैं, तो उनके अध्यारोपण से कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है, उसे हम क्या कहते हैं बताइए? व्यतिकरण कहते हैं। जबकि विवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश कड़े या क्या एक वर्णी प्रकाश कड़े, जब एक वर्णी प्रकाश कड़े किसी क्या होती है, किसी छिद्र या झर्री से उसकी तीव्र किरणों से टकराती हैं, तो वो क्या होती है, वह जो है कई भाग में क्या विभक्त होती है, या यूँ कहा जाए उसमें क्या होती है, उसमें द्वितीयक तरंगिकाओं निकलती हैं जिनके अध्यारोपण के परिणाम से क्या विवर्तन की प्रक्रिया होती है। तो देखा जाए तो व्यतिकरण में दो कला संबद्ध होगा, यानी दो तरंगे निकलेंगी, जबकि विवर्तन में केवल एक ही तरंगे होंगी, जो कि क्या है, किसी झर्री के तीव्र किनारों से टकरा करके जब वो क्या मुड़ती है तो मुड़े हुए भाग को हम क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। दूसरा अगर देखा जाए तो आपका देखा जाए तो यहाँ व्यतिकरण की बात करें तो व्यतिकरण में जो होता है, यहाँ पर व्यतिकरण में जो है इसमें दीप्त फ्रिंजें एक समान तीव्रता की होती हैं, जबकि जो आपका विवर्तन होता है, विवर्तन में दीप्त फ्रिंजें जो होती हैं उसमें क्या है, उसमें अदीप्त और दीप्त पट्टियां होती हैं जो कि असमान तीव्रता की होती हैं। उसमें देखा जाए तो मुख्य उच्चिष्ठ था ना, केंद्रीय उच्चिष्ठ था, उस केंद्रीय उच्चिष्ठ से देखा जाए तो किनारे की तरफ बढ़ेंगे तो गौण उच्चिष्ठ, फिर उससे छोटा, फिर से छोटा, फिर जाकर धीरे धीरे क्या समाप्त हो जाएंगे। जबकि इसमें अगर देखा जाए तो इसमें समान तीव्रता की व्यतिकरण में होती, विवर्तन में ऐसे नहीं होता है। अगर देखा जाए आपका व्यतिकरण में इसमें सभी फ्रिंजें समान चौड़ाई की होती हैं, जबकि जो आपका विवर्तन में अगर देखा जाए तो इसमें फ्रिंजें क्या असमान चौड़ाई की होती हैं। मतलब अगर देखा जाए जो केंद्रीय उच्चिष्ठ होगा उसके बगल में जो फ्रिंजें होंगी, जो गौण उच्चिष्ठ होगी वो तो उसकी जो मोटी होगी, उसके आगे जाएंगे तो ये पतली होती होती क्या होगी, बिल्कुल एकदम समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार देखा जाए दूरी बढ़ने के साथ जो होगी इनकी जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, वो जो है घटती जाएगी और चौड़ाइयाँ भी क्या होगी, घटती हो जाएगी। और देखा जाए तो आपका जो व्यतिकरण है, व्यतिकरण में जो निम्निष्ठ होता है उसमें पूर्णतः अंधकार होता है, यानी पूरी तरह से क्या होगा, एकदम उसमें अंधेरा होगा। जबकि विवर्तन में ऐसा नहीं होता, विवर्तन में जो निम्निष्ठ होता है उसमें धीरे धीरे तीव्रताएं क्या घटती हैं और धीरे धीरे क्या होगा, अंधेरा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, इसके अंतर को क्या स्पष्ट कर सकते हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़ने क्रम में हमारा तीसरा क्वेश्चन भी क्या हुआ, समाप्त हुआ। तीसरा क्वेश्चन भी क्या हुआ, समाप्त हो गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। तो आप देखिए इतना, बिल्कुल आप देखिए, फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए, आप देखिए क्वेश्चन, आप जो को इसको उतार लो एक बार, क्वेश्चन क्या है इसको अपनी कॉपी में या जो नोटबुक आप बनाए हैं उसको आप देख ले और वहां से क्वेश्चन की तैयारी करें। ठीक है, और जो लोग पीडीएफ मांगने चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ रहे, हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाए और जुड़ करके हमसे पीडीएफ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चले आगे चले हम लोग। तो प्रश्न नंबर 2 में आपके 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आपका था जो कि मैंने बता दिया। और अगर देखा है प्रश्न नंबर 3 में अगर देखा जाए तो आपके कुल 4 क्वेश्चन होंगे जो कि 2 नंबर वाले रहेंगे, टोटल आप इसको बता दिया गया। ठीक है, अब आगे बढ़े, आगे बढ़ने क्रम में देखा जाए तो हम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या खंड दा की बात कर लेते हैं। खंड दा में देखा जाए तो देखिए इस प्रकार से देखा जाए तो खंड दा 4 और 5 के रूप में बटा हुआ 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और 10 दिया कितना होगा, 30 नंबर होगा। अगर मान लीजिए आप केवल दा का तैयारी कर लेना पूरी तरह से, तब भी आप पासिंग मार्क पा जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में पासिंग मार्क केवल नहीं पाना, हमको क्या पूरी उत्तर प्रदेश को हिला देना। ठीक है, यानी पढ़ाई की ऐसा कर देना है कि बिल्कुल आपका नाम हो जाए और एक टॉप लिस्ट में आपका नाम रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे, दूसरी जगह से नहीं मिलेंगे। सब कुछ सारे क्वेश्चन आपको जो पेपर में आएंगे यहीं से आएंगे। खंडदा की बात करें हम, प्रश्न नंबर 4 में द्विब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या है। अभी मैंने बताया द्विब्रोगली तरंगें क्या होती हैं, द्विब्रोगली तरंग के लिए क्या हो, तरंग दैर्ध्य के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो चूंकि यहाँ पर जो कि हमने इसका भी एकेडमिक क्लास दिया नहीं है, हम जल्द ही देने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो प्रकाश का जो ध्रुवण है वो समाप्त हो चुका है। द्वितीय प्रकाश फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लेकर के हम बात करने वाले हैं, तो जल्द ही आपके सामने इसे प्रस्तुत होगा। लेकिन बता दे रहा हूँ द्विब्रोगली तरंगें क्या होती हैं, उनको आप जो है द्विब्रोगली तरंगें क्या होती हैं तो इसमें बता दे रहा हूँ 1922 में क्या द्विब्रोगली ने यह कहा था कि पदार्थ और विकिरण पारस्परिक क्या है पारस्परिक क्रिया समझने के लिए कणों को पृथक रूप से न मानकर तरंग पद्धति में क्या समन्वित माने जाते हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो इसमें डेविसन और जर्मर का पूरी तरह से क्या प्रयोग था। और उसने क्या है, जो द्विब्रोगली है तरंग सिद्धांत और कण सिद्धांत को लेकर के क्या किया था, उन्होंने एक अपना नियम दिया था जिसे द्विब्रोगली का द्वैती प्रकृति यानी प्रकाश की द्वैती प्रकृति का नियम कहते हैं। तो आप इसको देखें तो उसमें द्विब्रोगली जो है कई चीज़ें उन्होंने बोला है और इसी के अंतर्गत उनका तरंग दैर्ध्य भी था। अभी मैंने देखा तरंग
तरंग दैर्ध्य लैम्डा नॉट इज इक्वल क्या होता है, सी बाई कितना होता है, न्यू नॉट होता है। लैम्डा नॉट इक्वल क्या, सी बाई न्यू नॉट होता है, जो कि क्या है दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए क्या व्यंजक होता है। इसी को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है, जो कि आइंस्टीन के समीकरण से क्या होगा, निकलेगा। तो यहाँ से आप जो है देख सकते हैं, और द्रव्य तरंगों के रूप में भी इनको जो है कहा जाता है, ठीक है, द्रव्य तरंगों के रूप में, ठीक है। तो इसको आप जो है मैं जब पढ़ाऊंगा, अभी नेक्स्ट वीडियो आने वाला है आपको एकेडमिक क्लास में, तो आप वहां जाकर देखेंगे तो ऑटोमेटिक ये चीज मिल जाएगी। तो आप केवल क्वेश्चन को नोट करें और इसके अकॉर्डिंग क्या है तैयारी कर लें, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ने के क्रम में देखा जाए हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पना लिखिए। अब बोर की परिकल्पना क्या, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पना करना है, तो बोर की परिकल्पना क्या है उसको देख लेते हैं। तो जो हाइड्रोजन परमाणु है उसमें बोर ने क्या बताया, बोर ने बताया था, आप लोगों को शायद अभी पढ़ाया नहीं गया लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में चल चुके हैं, तो एक बता दे रहा हूं। बोर का मानना था कि उन्होंने कई परिकल्पनाएं दी थी। जैसे बोर ने क्या किया था, जो रदरफोर्ड का नियम था, रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था, वो उन्होंने क्या किया, संशोधन किया था, उनमें जो गलतियां पाई गई तो उसे दूर करने का क्या किया था, प्रयास किया था, ठीक है। उन्हें दूर करने का क्या किया था, प्रयास किया था। तो प्रयास में क्या कहा था, उन्होंने कहा था कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है वो वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, वो भी बिना ऊर्जा उत्सर्जन किए हुए। दूसरा उन्होंने कहा था सभी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिस प्रकार से जो है सूर्य के चारों सभी जो है ग्रह चक्कर लगाते हैं। तीसरा उन्होंने कहा था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसके ऊपर अपने अंदर से कोई भी स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति नहीं करता है, जो कि रदरफोर्ड ने क्या किया था, अपने नियम में इस चीज को बताया था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति करता है, और स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति करते करते क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन हल्का हो जाता है और नाभिक के करीब आते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि नाभिक में वो गिर जाता है। इस चीज का जो कॉन्सेप्ट है किसने बताया था, जरा बताइएगा, ये रदरफोर्ड ने बताया था। लेकिन रदरफोर्ड के नियम का खंडन करते हुए बोर ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता है, नाभिक के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो अपने अंदर से कोई सी भी स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति नहीं करता है। ये तब करता है जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कूदता है, या ऊपरी कक्षा से निम्न कक्षा की ओर आता है, तब की बात होती है। इलेक्ट्रॉन का अवशोषण और ऊर्जा का अवशोषण और ऊर्जा का उत्सर्जन वो क्या है, तब करता है जब वो कक्षा कूदता है, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में वो जाता है, तब ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं। इसके बाद अगर बता दूं मैं यहाँ पर, उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर क्या होती है, नाभिक के चारों ओर क्या है, अनंत कक्षाएं उपस्थित हो सकती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग कितना होता है, h/2 पाई होता है। कितना होता है, h/2 पाई होता है। यानी अगर r त्रिज्या में कोई इलेक्ट्रॉन, r त्रिज्या में जो होता है कोई इलेक्ट्रॉन, r त्रिज्या में कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगाता है तो उसका कोणीय संवेग कितना होगा, mvr बाई कितना होता है, mvr इज इक्वल कितना होता है, h/2 पाई होता है। और इसी को उन्होंने क्या किया था, कॉन्सेप्ट के रूप में क्या समझाया था, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया था, इसको अपनी परिकल्पनाएं दी थी। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, जैसा मैं बोला हूँ उसको लिख सकते हैं। और इन्होंने एक पॉइंट और भी बोला था कि इसमें जो तरंगे होती हैं, जब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, किसी एक कक्षा से दूसरी कक्षा में निकलता है, जाता है, तो उसमें जो आवृत्ति होती है न्यू इज इक्वल होता है E2 माइनस E1/h होता है। क्या होता है, न्यू इज इक्वल होता है, इसका अगर देखें तो न्यू इज इक्वल हो जाएगा E2 माइनस E1 कितना होता है, 1h होता है। h का यह प्लांक क्वांटम प्लांक नियतांक है, और E2 क्या है, दूसरे कक्षा की ऊर्जा है, और E1 क्या है, पहले कक्षा की ऊर्जा। तो ये जी आप याद रखिएगा, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉन जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो मात्र 10⁻⁸ सेकंड के लिए क्या होता जाता है, 10⁻⁸ सेकंड के लिए जो है जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है आपके बोर की परिकल्पना के अंतर्गत आ जाएंगी, ठीक है, बोर की परिकल्पना के अंतर्गत आ जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपका गा वाला है, नाभिक की द्रव्यमान क्षति से आप क्या समझते हैं, द्रव्यमान क्षति से बंधन ऊर्जा किस प्रकार संबंधित है। देखो द्रव्यमान क्षति क्या होता है, देखो द्रव्यमान क्षति, यहाँ पे शब्द ही आया है, क्षति आया, ठीक है। द्रव्यमान क्षति से आप क्या समझते हैं, और कहा गया है द्रव्यमान क्षति तथा क्या है, नाभिक की बंधन ऊर्जा में क्या है, क्या संबंध है। तो ये जो आपका चैप्टर है, ये जो आपका है, ये नाभिक से संबंधित जो नाभिकीय ऊर्जा चैप्टर था, उसी में ये चीज़ें जो है दी गई थी, ठीक है। तो द्रव्यमान क्षति क्या होता है, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, उसमें उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की द्रव्यमानों के योग के सदैव की कुछ कम होता है, ठीक है। जो नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान होता है, जो नाभिक का वास्तविक, देखो द्रव्यमान क्या है, किसी भी नाभिक का द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को हम क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। किसी भी नाभिक या किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को हम बताते हैं
तो अगर देखा जाए किसी भी नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है उसमें उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों के योग से सदैव से कुछ क्या होता है, कम होता है। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे उनके द्रव्यमान के योग से कुछ क्या सदैव कम होता है, और यही जो कमी होती है इसी को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। ठीक है, और द्रव्यमान क्षति बराबर होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान, ऐसा लिख सकते हैं। यानी क्या हो जाएगा, द्रव्यमान क्षति इज इक्वल हो जाएगा प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान माइनस क्या होगा, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। क्या होगा, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान लिख सकते हैं, वास्तविक क्या होगा, द्रव्यमान लिख सकते हैं। ठीक है, द्रव्यमान क्षति का क्या है और नाभिकीय द्रव्यमान क्षति का क्या है बताइए, एक सूत्र है। ठीक है, इस प्रकार ये चीजें आपके सामने प्रस्तुत हैं। अब आगे देखें तो इसी में क्या होता है, बंधन ऊर्जा भी आता है। क्या होता है, बंधन ऊर्जा आता है। ठीक है, इसी में क्या आता है, बंधन ऊर्जा आएगा। तो बंधन ऊर्जा क्या होती है, किसी भी परमाणु में जो होता है, किसी नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी उसका उतना ही क्या होगा, वह जो है उतना ही क्या होता है, अधिक अस्थायी होता है, उतना ही क्या होगा, अधिक अस्थायी होता है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसमें जो है, चलिए तो इतना आप जो है ध्यान दीजिएगा, बकिया हमें बताऊंगा, इसको आगे बताऊंगा। तो इसमें आप इस क्वेश्चन को थोड़ा देखिएगा। और द्रव्यमान क्षति आपका हो गया, नाभिक की बंधन ऊर्जा मतलब वही कि नाभिक को टूटने में जो भी ऊर्जाएं क्या होती है अधिक, जितना भी जो भी ऊर्जा लगती है उसे नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। एक बात बता दे रहा हूँ कि जिस नाभिक की बंधन ऊर्जा जितना अधिक होती है वह नाभिक उतना ही क्या होता है, अधिक अस्थायी होता है, उतना अधिक क्या होगा, अस्थायी होगा, टूटने में उतनी ही अपार क्या होती है, ऊर्जा उसमें निर्मुक्त होती है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर घ हुआ, आप इसको देख सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने चीज प्रस्तुत होगा। आगे देखें, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक और चालक को अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए ऊर्जा बैंड के आधार पर ज्ञात करना है तो थोड़ा सा ये क्या है, बड़ा है। ठीक है, ऊर्जा बैंड के आधार पर जो है यहाँ बैंड रहेगा, ऊर्जा बैंड रहेगा। ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक और चालक, यानी ये जो है आपके ट्रांजिस्टर, यानी क्या है, डायोड चैप्टर से लिया गया। किससे लिया गया है, डायोड चैप्टर लिया गया। और डायोड चैप्टर में ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक और अचालक की इसमें निषिद्ध चौड़ाई होती है, उसी निषिद्ध चौड़ाई के अकॉर्डिंग क्या है बात की जाती है इसमें। तो चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें क्या होती है, धारा जो होती है सुगमता से क्या है, एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ क्या है, एक सिरे से दूसरे सिरे क्या प्रवाहित हो जाती है। तो इसमें अगर देखा निषिद्ध चौड़ाई जो होती है, दो जो चालक होते हैं इसमें क्या, जो धातुएं होती हैं, धातुओं के अंदर चालकता क्या होती है, काफ़ी होती है। इनके बीच की जो निषिद्ध चौड़ाई होती है बहुत कम होती है, बहुत अल्प होती है, शून्य मात्रा होती है। ठीक है, अचालक में क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, और चालक में क्या होता है, इनसे क्या वो कम होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बताया जाएगा जब आपको मैं एकेडमिक क्लास लूँगा। तो ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक और चालक, चूंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन आपके सामने बन जाता है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत होगा। ठीक है, 3 नंबर क्या आपके सामने कोई क्वेश्चन ये आएगा। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इनको जो है इसको आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं और लिख लीजिएगा। चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें वैद्युत आवेश आसानी से क्या प्रवाहित हो जाता है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बड़ी संख्या में उपस्थित होते हैं, जैसे चांदी है, तांबा है, एल्यूमिनियम, सभी जितनी धातुएं होती हैं, सब चीज़ें होती हैं। चालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक, चालकों का प्रतिरोध जो होता है ताप गुणांक धनात्मक होता है, इसलिए चालक के बढ़ने पर इनका वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता जाता है, और परंतु वैद्युत चालकता क्या होती है, कम होती है। इसलिए इसमें देखें चालक जो चालकता होती है। अचालक की बात करें, वे पदार्थ जिसमें वैद्युत आवेश कठिनता से प्रवाहित होती है या मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होते हैं या काफ़ी कम होते हैं। इन पदार्थों की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है दृढ़तापूर्वक नाभिक से क्या बंधे रहते हैं, इसलिए वैद्युत क्षेत्र लगाने पर भी इनमें वैद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, इसमें प्रतिरोध क्या होता है, बहुत अधिक होती है, और लगभग क्या होती है, और इसमें जैसे लकड़ी है, एबोनाइट है, कांच है, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये अचालक के ऊपर। अर्धचालक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिसमें क्या होती है, ऐसे पदार्थ जिसमें वैद्युत चालकता चालकों एवं अचालकों के मध्य होती है, और इसमें जो होती है चालकता बढ़ाने के लिए क्या होता है, किसी अन्य जो है अपद्रव्य का सहारा लेना पड़ता है। जैसे मैंने बताया था कि +3 संयोजी और प्लस क्या होती है 5 संयोजी वाले जो है किसी भी अपद्रव्य को मिलाने पर क्या होती है, इनकी चालकता क्या होती है, काफ़ी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार अगर देखें तो इनमें जो है अर्धचालकों में अंतर आप लिख सकते हैं, चालक, अचालक और अर्धचालक में अंतर आप पूरी तरह से लिख सकते हैं। आगे चले हम लोग, आगे चलने के क्रम में बताएं एक दूरदर्शी की अदृश्यक। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, जो कि किससे दिया गया है, प्रकाश से लिया गया है। और
प्रकाश में जो चैप्टर है आपका प्रकाशीय केंद्र, वहाँ से लिया गया है टेलीस्कोप से। टेलीस्कोप से लिया गया है, कह रहा है एक दूरदर्शी की अदृश्यक लेंस की फोकस दूरी कितनी दी गई, 1 मीटर दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल देखिए, ध्यान सुनिएगा क्वेश्चन को। एक दूरदर्शी की अदृश्य लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है जब 1 मीटर है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो लेंस के बीच की दूरी 1.05 मीटर हो जाती है। कितनी जाती है? 1.05 मीटर होती है। नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी तथा दूरदर्शी की क्या है, आवर्धन क्षमता आपको क्या करना है, ज्ञात करना। दूरदर्शी क्या करना है आपको, आवर्धन क्षमता आपको ज्ञात करना। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखें तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे निकलेगी, इसको लेकर के हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है आसान है, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अब इसको क्या है, समझने के ऊपर है। ठीक है, इसको समझने के ऊपर है। अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन लगा लेंगे, नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा दे दिया गया है। आइए देखिए इस क्वेश्चन को। तो एक दूरदर्शी की अदृश्य लेंस की फोकस दूरी कितनी दी गई है। अब दृश्य लेंस की यहीं लगा दें, यही क्वेश्चन देखो सॉल्व कर दे रहे हैं। अब दृश्य लेंस की जो फोकस दूरी या फो को बोलते हैं, कितना दिया है, 1 मीटर दिया गया है। कितना दिया है, 1 मीटर दिया गया है। अब दृश्य लेंस की फोकस दूरी को हम किससे लिखते हैं, या फो को लिखते हैं। जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, इन्हें d इज इक्वल कितना होगा, 25 सेंटीमीटर होगा। d इज इक्वल कितना होगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो d इज इक्वल क्या लिख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। d इज इक्वल कितना होगा, 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो लेंसों के बीच की दूरी कितनी है, 1.05 मीटर है। क्योंकि देखिए दूरदर्शी की अदृश्य तो लेंसों के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए जो लेंसों के बीच की दूरी, यानी देखेंगे एक लेंस आपका इस प्रकार से है और एक लेंस आपका इस प्रकार है, तो दोनों के बीच की अगर दूरी निकाल लेंगे आप, तो दोनों के बीच की दूरी का मतलब क्या हुआ, पूरे लेंस की लंबाई, पूरे दूरदर्शी की लंबाई हो गई। पूरे दूरदर्शी क्या हो गई, लंबाई हो गई। तो दूरदर्शी की लंबाई बराबर होता है जो आपका निकला गया है जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो, जब प्रकाश किरण जो है, जब जो प्रतिबिंब है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो, तो दूरदर्शी की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, FO प्लस क्या होता है, FO प्लस UE होता है। FO प्लस UE की जो लंबाई है वो कितनी दी गई है, 1.05 दिया गया, 1.05 मीटर दिया गया, 1.05 मीटर दे दिया गया है। अब आपको करना क्या है, FO का मान दिया है 1 मीटर प्लस क्या होगा, UE हो जाएगा। UE इज इक्वल कितना होगा, 1.05 हो जाएगा। और UE का अगर मान निकालोगे तो इसको उधर ले जाओगे तो क्या होगा, 0.05 माइनस 1 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 0.05 क्या आएगा, मीटर आ जाएगा। ये किसका हुआ बताओ जरा, UE यानी क्या हुआ, नेत्रिका से वस्तु की दूरी हो गई। नेत्रिका से क्या हो गई, वस्तु की दूरी हो गई। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसको मीटर को सेंटीमीटर में देंगे तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो कारण नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, कितना होगा। नेत्रिका लेंस की क्या निकालना है, फोकस दूरी ज्ञात कर लेना है। तो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सूत्र लगाना पड़ेगा। चलिए हम थोड़ा सा उसमें देख लेते हैं, आप इसमें देख लेते हैं जो सादा पेज है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन कहा कि एक दूरदर्शी की अदृश्यक लेंस की जो फोकस दूरी है 1 मीटर है। देखिए एक दूरदर्शी की अदृश्य लेंस की फोकस दूरी यानी FO इज इक्वल दिया गया है 1 मीटर। O मीन्स होता है ऑब्जेक्ट, 1 मीटर हो गया। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d इज इक्वल कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, इज इक्वल UE भी लिख सकते हैं। इसी को क्या लिख सकते हैं, BE लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, BE लिख सकते हैं इसे। फिर क्या कर सकते हैं इसमें, फिर क्या कह रहा है कि लेंसों के बीच की दूरी, दोनों लेंसों के बीच की दूरी का मतलब पूरे जो है दूरदर्शी की लंबाई कह रहा है। तो UE प्लस FO प्लस UE इक्वल हो जाएगा 1.05 हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। या लिख सकते हैं इसके स्थान पे 1 हो जाएगा, प्लस UE इक्वल कितना होगा, 1.05 हो जाएगा। या UE का मान निकालेंगे तो 1.05 माइनस कितना, 1 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.05 मीटर हो जाएगा। या इसी को लिखें तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। 5 सेंटीमीटर किसका मान आ जाएगा बताइए, UE का मान आ गया। जब इतना मान आ गया फिर करना क्या है, आपको कुछ करना इसके बाद नहीं है। अब चूंकि आपको निकालना है, क्या पूछा है, कह रहा है
पूछ रहा है कि नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो लेंस के सूत्र से ले लीजिए आप, लेंस के क्या निकालेंगे, सूत्र से। लेंस के सूत्र से अगर निकालेंगे तो 1/f इज इक्वल कितना होगा, 1/ve माइनस कितना होगा, 1/ue हो जाएगा। ठीक है, 1/fe मतलब नेत्रिका लेंस की बात करें तो 1/ve का वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर हो जाएगी, माइनस 1/ue का मान कितना हो जाएगा, ue का मान कितना निकला हुआ है, 5 सेंटीमीटर। कितना निकला हुआ है, 5 सेंटीमीटर निकला हुआ है। अब इसी को लेकर हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसी को लेकर के हमको सॉल्व करना, चूंकि ये बाईं तरफ होगा, ये जो क्या होगा बाईं तरफ होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और 25 सेंटीमीटर ही बाईं तरफ होगी, ये भी माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 1/fe इक्वल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना ये, तो 1/5 प्लस पहले लिख लो, माइनस 1/25 हो जाएगा। इसका अगर एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। 5 25 25 माइनस कितना होगा, 1 हो जाएगा, यानी क्या 4 बटा कितना आएगा, 25 आ जाएगा। यानी अगर हम देखें तो एफ का मान अगर आता है तो कितना आता है, 25 बटा कितना आएगा, 4 आ जाएगा। 25/4 सेंटीमीटर का एफ का मान आ जाएगा। और इसी को आप क्या कर सकते हैं, दशमलव में उसको बदल देंगे। दशमलव में क्या बदल दीजिएगा तो 6.25 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या निकालना, आवर्धन क्षमता निकालना जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो। स्पष्ट दृष्टि की क्या निकलता हो, न्यूनतम दूरी बनता हो, तो आवर्धन क्षमता का निकालना हो तो m बराबर कितना होगा, माइनस FO/FE कितना है इसका जो फार्मूला होगा, FO/FE हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1 प्लस कितना होगा, FE/D हो जाएगा। इसी को लेकर सॉल्व करना है तो m बराबर कितना होगा, FO की वैल्यू कितनी दी गई है, FO की वैल्यू जो दिया गया है 1 मीटर, यानी कितना हो जाएगा, 1 मीटर का मतलब हुआ 1 मीटर को इसमें अगर हम सेंटीमीटर बदलेंगे, 1 मीटर को सेंटीमीटर में अगर बदल दें हम तो कितना हो जाएगा, इसमें FO का मान कितना दिया है, मतलब आपको इसी पे क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, इसी पर आपको सॉल्व करना है इसको। तो यहाँ देखो FO का मान दे दिया गया है, इसको आप रख लीजिएगा, और FE का मान कितना दिया है, 25/4 ले आए हैं आप, 25/4 ले आए हैं, इसको रख दीजिएगा। इसके बाद में आप 1 प्लस FE का मान, D का मान कितना दिए, 25 सेंटीमीटर रख करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। नोट कीजिए इसको, फिर आगे हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, आगे चलें, और वीडियो को रोक करके नोट कीजिएगा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं, आपका ये आ गया इतना, तो ये खत्म हुआ। 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। किसी दर्पण के लिए वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी f में संबंध ज्ञात कीजिए। क्योंकि यह जो क्वेश्चन है ये मैं सॉल्व करवाया, सुधाकर देखिएगा, और वहाँ पर ये चीज कक्षा 10 में ही था, कक्षा 10 का ही क्वेश्चन है ये। 1/f इज इक्वल होता है 1/b प्लस 1/u होता है, ये इसका सॉल्व होता है। जो फोकस मतलब होता है किसी दर्पण की फोकस दूरी, b मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी, u मतलब होता है वस्तु की दूरी होती है। क्या होती है, वस्तु की दूरी। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं ऑटोमेटिक, और बहुत ज़्यादा उसको नहीं देखना है, उसमें आप जाकर देखेंगे तो पूरा सॉल्व करवाया गया। आगे चलते हैं हम लोग। समपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के दीजिए, इसकी परिभाषा दीजिए। समपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण की परिभाषा दीजिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए याद रखिएगा। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज़ को। और समपोषी व्यतिकरण क्या है, क्या होता है, जब किसी स्रोत से 2 तरंगें निकलती हैं तो उनके अध्यारोपण से कुछ बिंदुओं प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है, कुछ बिंदु प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, न्यूनतम होती है। जिस स्थान पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है उसे हम क्या कहते हैं, समपोषी व्यतिकरण कहते हैं, और जिस स्थान पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है उसे क्या कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। उनके परिणामी तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना, तो आपको पता होना चाहिए समपोषी व्यतिकरण के लिए देखा जाए तो cos फाई, चूँकि कालांतर पर निर्भर करता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो परिणामी तीव्रता का सूत्र है I इज इक्वल होता है I1 प्लस I2 प्लस कितना होता है 2 रूट में कितना होता है I1 इंटू I2 क्या हो जाएगा, cos फाई होता है। यही तो होता है, मतलब किसी भी व्यतिकरण के लिए अगर देखा जाए तो उसका जो परिणामी तीव्रता होगी उससे कालांतर पर निर्भर कर देगी। समपोषी व्यतिकरण के लिए फाई का मान कितना आएगा, +1 आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ठीक है, और अगर देखा जाए तो विनाशी व्यतिकरण के फाई इक्वल कितना, -1 आ जाएगा। तो +1 कब होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक है, 2 पाई होता है, इस प्रकार देखे जाए 4 पाई होता है, इस प्रकार से क्या आगे बढ़ता जाएगा इसमें। और अगर इसकी बात करें हम तो कितना होता है, पाई होता है, फिर क्या होता है 3 पाई होता है, फिर इस प्रकार से क्या 5 पाई होता है, फिर 7 पाई, इस प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। तो -1 और क्या +1 को लेकर के हम बताए हैं,
और इसे बताए भी हैं, इसको आप जाकर सर्च कीजिएगा, देखिएगा वहाँ पर, तो आप देखेंगे इसका परिणामी जो तीव्रता का सूत्र है, परिणामी तीव्रता का जो फार्मूला होगा आई मैक्सिमम, मैक्सिमम किसके लिए होगा बताइए, संपोषी व्यतिकरण के लिए होगा। तो I1 प्लस क्या होगा I2, I1 प्लस क्या होगा I2, रूट में I1 I2 का क्या होगा होल स्क्वायर। ये परिणामी तीव्रता किसका होगा जरा बताइएगा, ये हो जाएगा संपोषी व्यतिकरण। विनाशी के लिए निकालना होगा तो I मिनिमम निकालेंगे, I मिनिमम की बात करें तो क्या होगा I1 माइनस कितना होगा I2 हो जाएगा, क्या होगा रूट में देखेंगे इसको क्या होगा होल स्क्वायर होगा। ये आपका क्या होगा विनाशी व्यतिकरण होगा। तो इसको आप जाकर के व्यतिकरण एक आपका थंब में लगा हुआ होगा और व्यतिकरण में जाकर के पूरी तरह से देखेंगे तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे बढ़ने क्रम में देखा जाए क्रांतिक कोण तथा पूर्णांतरिक परावर्तन की व्याख्या कीजिए। तो क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रांतिक कोण किसी सघन माध्यम में बना हुआ कोण होता है जो विरल माध्यम में, जिसके लिए कोण कितना 90 डिग्री होता है, याद रखिएगा इसको। पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होता है, यदि क्रांतिक कोण के मान को बढ़ाते जाएं तो एक समय ऐसा आता है कि प्रकाश के विरल माध्यम में न जाकर सीधे क्या सघन माध्यम वापस लौट जाता है। इस परिघटना को हम क्या कहते हैं, पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। तथा इनके दोनों के बीच में क्या संबंध स्थापित करना है, इन्हें क्रांतिक कोण जो है और जो है अपवर्तनांक के बीच, यहाँ संबंध नहीं, ये पूर्णांतरिक परावर्तन इसके अपवर्तनांक के बीच होगा। तो आपको पता होगा 1 क्या होता है, 1 होता है साइन सी होता है, क्या होता है सी होता है, ये आपका जो है जिक्र होता है 1 साइन सी। इसका जो है इसका स्पष्ट आपको वहाँ स्पष्टीकरण मिल जाएगा, जाकर के इसको आप लगा सकते हैं वहाँ से। ठीक है, आगे चलें। आगे चलने क्रम में देखा जाए क्वेश्चन नंबर घ की तरफ चलते हैं। यंग कि द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में सिलटे 0.2 मिलीमीटर की दूरी पर है, पर्दा कितना दिया है 2 मीटर की दूरी पर है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य इतना दिया है। तो क्या गणना कीजिए। नंबर 1 केंद्रीय फ्रिंज की दूसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी और दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी। देखो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में आया है वो बहुत बार आ चुका है, लेकिन ये क्या है लड़के इस पर छात्र जो इस पर ध्यान नहीं देते हैं, और खासकर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो भी नहीं ध्यान दे रहे हैं। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना है। तो मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं, आइए देखिएगा। तो इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, देखो ध्यान से। यहाँ देखा जाए क्वेश्चन क्या, यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में सिलटें दिया गया है 0.2 मिलीमीटर, यानी ई के स्मॉल ई की वैल्यू दिया, डी के स्मॉल डी की वैल्यू दे दिया गया है, पर्दा दिया है कैपिटल डी की वैल्यू 2 मीटर दिया गया है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान दिया है। तो गणना करना है केंद्रीय फ्रिंज की दूसरी दीप्त, केंद्रीय फ्रिंज की क्या है दूसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी और दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी। तो इसको लगाते हैं, सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर हम। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो ध्यान से जरा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ अगर बात हम करें तो स्मॉल डी दे दिया गया है, कैपिटल डी दे दिया गया और लैम्डा दे दिया गया है। ठीक है, स्मॉल डी का मान कितना दिया है, स्मॉल डी का मान दे दिया गया है 0.2 mm दिया गया है, 0.2 mm दिया गया है। तो इसको अगर निकालना चाहें तो 0.2 10 टू पावर कितना हो जाएगा बताइए, -3 कितना होगा मीटर हो जाएगा, या लिख सकते हैं 2 × 10 टू पावर कितना होगा 4 मीटर हो जाएगा, माइनस कितना होगा बताइए 4 मीटर हो जाएगा। ये इतना हो गया आपका। इसके बाद में क्या कह रहा है, पर्दा यानी कैपिटल डी का मान जो होता है वो कितना दिया गया है 2 मीटर दिया, 2.00 मीटर दिया है। देखो ये चीज़ें उसी को मालूम चलेगी जो क्वेश्चन को देखा होगा, जो इसको जो है डेरिवेशन किसको देखा होगा वही लगा पाएगा। और लैम्डा का मान दिया गया है 6000 एंगस्ट्रॉम दिया है, 6000 क्या है एंगस्ट्रॉम दिया, जो इसके सॉल्व को देखा होगा वही इस चीज़ को कर पाएगा। ठीक है, अब बात करना है कि इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि द्वितीय मतलब कह रहा है कि केंद्रीय फ्रिंज की दूसरी दीप्त, यानी एम बराबर दिया है दूसरा, एम बराबर 2 दिया, पहला क्वेश्चन आपको निकालना है, और दूसरी अदीप्त और दूसरी दीप्त के लिए निकालना आपको है। तो इसके दूसरी अदीप्त दूसरी की बात करें तो एक्स बराबर होता है एम डी, डी लैम्डा अपान कितना स्मॉल डी होता है, क्या होता है डी लैम्डा अपान क्या होगा, एक्स बराबर होता है डी लैम्डा अपान कितना होता है एम, डी लैम्डा अपान ये स्मॉल डी होता है। तो ये डी की वैल्यू कितनी दी गई है, एम की वैल्यू दिया है 2 और डी की वैल्यू कितनी दी गई है बताइए 2 दिया गया है, और लैम्डा का मान 6000 एंगस्ट्रॉम दिया। तो 6 × 10 टू पावर कितना लिख सकते हैं -7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -7, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है -10 टू पावर -10 होता है, 10 में से 3 चला गया -7 बचेगा यहाँ पर, और तो 6 × 10 टू पावर कितना होगा -7 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अपान हो जाएगा डी की वैल्यू कितनी 2 × 10 टू पावर कितना होगा -4 हो जाएगा। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लेना, कट जाएगा 6 दूना कितना होगा 12 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 4 में के साथ गया 10 टू पावर -3 बचेगा, कितना बचेगा बताइए 4 में के साथ गया 10 टू पावर कितना बचेगा -3 हो जाएगा, और जब -3 हो जाएगा
तो -3 होने के बाद जो है इसी का क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं -3 मतलब क्या 12 mm हो जाएगा। कितना होगा बताइए, 12 mm हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कितना, 12 mm इसका आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है दूसरा अदीप्त निकालना, दूसरा अदीप्त निकालना है। तो अदीप्त फ्रिंज के लिए क्या होता है, फार्मूला होता है m-1 कितना हो रहा है 2, क्या होता है बताइए, x ओवर हो जाएगा अदीप्त के लिए m माइनस होता है 1/2 होता है डी लेमडा अपान कितना होता है, स्मॉल डी होता है, डी लेमडा अपान स्मॉल डी होता है। x ओवर कितना होगा, दूसरा अदीप्त निकालना है तो 2 माइनस 1/2 हो जाएगा। वही चीज़ फिर करना है, डी का मान 2 दिया गया, इसका मान लेमडा का मान 6 × 10⁻⁷ कितना होगा -7 हो जाएगा, अपान डी का मान 2 × 10⁻⁴ कितना होगा -4 हो जाएगा। इसी को लेके सॉल्व करना है। तो 2 दूना कितना होगा 4 हो जाएगा, x इज इक्वल 2 दूना कितना होगा 4 में गया 3/2 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 2 इंटू हो जाएगा 6 इंटू हो जाएगा 10⁻⁴ कितना होगा माइनस ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, अपान कितना होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये होगा। अब यहाँ देख सकते हैं 2 से 2 कट गया और 2 3 कितना होगा 6, 3 3 का कितना होगा बताइए 9 हो जाएगा, 9 × 10⁻⁴ कितना होगा -3 बराबर कितना होगा 9 mm हो जाएगा, कितना होगा 9 mm हो जाएगा, इसका जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए और नोट करके फिर आगे बढ़ते हैं, नोट करके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका भी 5वां का घ नंबर खत्म हो चुका है, 5वां का घ नंबर भी आपका सॉल्व हो गया है। तो देखो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब कुछ क्या है आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है तो फिर दिक्कत तो होगी आपके सामने ना, क्योंकि सूत्र आपका तभी पता चलेगा जब आप डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। डेरिवेशन कई बार आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्वेश्चन को पहचानना पड़ेगा किस चैप्टर से क्वेश्चन दिया गया है। अगर क्वेश्चन पहचान में नहीं आ रहा है तो फिर बेकार है पढ़ना, फिर बेकार है पढ़ना। ठीक है, आगे चलें क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं इस चीज़ को आपका कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं आगे 4 नंबर देख लेते हैं। संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान इसका डेरिवेशन था जो कि हमने इसको सॉल्व करवाया, जाकर को वहाँ देखेंगे आप। तो इसका जो संपर्क में रखे 2 लेंसों की फोकस दूरी, ऐसे आपका उत्तर लेंस होगा, दोनों संपर्क में रखे गए, तो इसका जो सूत्र था 1/f इज इक्वल था 1/f1 प्लस कितना था 1/f2 था। ठीक है, अब इसके बाद हमने बताया था इसको लेकर के, इसको लेंस लेकर के सूत्र से आप सॉल्व करेंगे, ऑटोमेटिक क्या होगा सॉल्व हो जाएगा। तो वहाँ से आप इसको सॉल्व करके अपना देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चले हम लोग, आगे चलें। आगे चलने क्रम में देखा जाए तो आप बात करते हैं आपसे 5 नंबर के जो बड़े क्वेश्चन हैं उनको खंड या की बात कर लेते हैं, खंड या की बात कर लेते हैं। तो 6वां क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र, अल्पतन विचलन कोण तथा प्रिज्म के कोण का निगमन कीजिए। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा सूत्र है। अब चूंकि यहाँ सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन मैं इसको बता दे रहा हूँ क्या आपको करना है। इसको सॉल्व करना, चूंकि प्रिज्म होगा, प्रिज्म में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है, यहाँ से प्रकाश जाएगी तो आगे बढ़ेगी और फिर ये टकरा के यहाँ से आएगी, तो इसके अल्पतन विचलन कोण डेल्टा होता है, डेल्टा m होता है। और इसमें यहाँ सूत्र अगर देखा जाए तो फॉर्मूला होगा यानी इक्वल होता है साइन a प्लस डेल्टा m अपान कितना होगा 2 अपान कितना होगा साइन a/2। इसी को क्या करना, सॉल्व करना है। क्योंकि यहाँ तो दिया गया है अल्पतन विचलन कोण था प्रिज्म कोण के पदों में निरूपण कीजिए। बिल्कुल आपको ये अल्पतन विचलन कोण डेल्टा m, प्रिज्म कोण कितना दिया a दिया गया, इस रूप में क्या करना आपको करना। अगर पतले प्रिज्म के लिए आ रहा है तो एक सूत्र और लिखा गया डेल्टा m बराबर होता है n-1 इंटू कितना होता है a होता है, ये आपका फार्मूला। तो अगर इसके बाद अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं दोनों को क्या है सॉल्व करना है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा कैसे उत्पन्न होती है, आवश्यक समीकरणों की सहायता समझाइए। इसमें क्या होगा, 2 चीज़ें होती है, एक होता है कार्बन कार्बन साइकिल होती है। क्या होती है, कार्बन कार्बन साइकिल। 2 सिद्धांत दिया गया था, कार्बन कार्बन साइकिल होती है और दूसरा होता है प्रोटॉन साइकिल होता है। क्या होता है बताइए, प्रोटॉन साइकिल। चूंकि हमने अभी एकेडमिक में पढ़ाया नहीं है, लेकिन इसको जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत करेंगे हम। तो एक प्रोटॉन साइकिल होती है, क्या कार्बन साइकिल होती है, उसी को लेकर के बात करा है। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये चीज़ें उपस्थित हो गई। आगे चले हम लोग बात करते हैं पीएन संधि डायोड को प्रयोग करते हुए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की तरह परिपचित बनाए, उसकी कार्यविधि का वर्णन कीजिए। बिल्कुल बहुत ही एकदम 100% उम्मीद है यह क्वेश्चन पूरी तरह से पेपर में आ चुका है। ठीक है, यह क्वेश्चन पूरी तरह पेपर में आ चुका है। यही भी क्वेश्चन और प्रकाश का वैद्युत संबंधी आइंस्टीन का समीकरण है, यह कोई सॉल्व करने की बात है, ये भी क्या आपके पेपर में आ चुका है। दोनों को भी मैं पढ़ाया नहीं हूँ, जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत होने वाला। अगला वीडियो हमारा जो आएगा फिजिक्स का वो इसी संबंधी आएगा, तो आप यहाँ से आइंस्टीन के समीकरण को पूरी तरह क्या है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। आगे बढ़े हम लोग, तो ये चीज़ें खत्म हो गई। आगे बढ़े हाइगेंस के, यहाँ देखिएगा ये तो एकदम फिक्स है क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन फिक्स हैं। दोनों क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ। इसको आप 1 बार 2 बार 3 बार जाकर के देखिए,
हाइगेंस का द्वितीयक तरंग का सिद्धांत द्वारा क्या है, इसके अपवर्तन की व्याख्या। अपवर्तन आता है और एक क्या होता है, परावर्तन होता है। क्या होता है बताइए, एक परावर्तन। दो ही सिद्धांत इनके से दिए गए हैं, अपवर्तन का सिद्धांत और परावर्तन का सिद्धांत दिया गया, और उससे स्नेल के नियम की व्याख्या करना। ठीक है, तो ये आपका जब सॉल्व करेंगे, स्नेल का नियम व्याख्या नहीं करना है, जब उसको सॉल्व करेंगे ऑटोमेटिक स्नेल का नियम उसमें आ जाएगा। ठीक है, ये चीज देखना है। और प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या है, इसमें जिसे इसकी ज्यामितीय व्यवस्था को क्या करना है, व्याख्या करना, ज्यामितीय व्यवस्था को व्याख्या करना है, जो कि अभी मैंने जल्द ही इसको वीडियो डाला, अपलोड किया है विवर्तन का, तो आप वहां जाकर के उसको देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। तो इस चीजें, ये दोनों सिद्धांत आपके लिए 100% श्योर है, पेपर में आएंगे, तो इसको आप पूरी तरह से इसी वक्त रख लें। ये ना देखें कि एग्जाम जब आएगा तब हम देखेंगे, एग्जाम आएगा तब देखेंगे, छोड़ दीजिए, हटाइए। आगे चले हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 9, आज का लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि 5 नंबर में ये दोनों आपके पढ़ा चुके हैं, पढ़ाए जाएंगे। पढ़ाए गए मतलब क्या है, दोनों पढ़ाया जाएगा, नहीं ये तो नहीं पढ़ाएगा नीचे वाला, ये नीचे वाला भी नहीं पढ़ाया गया, लेकिन ये ऊपर वाला पढ़ा दिया गया। किसी उत्तर लेंस के लिए लेंस मेकर के सूत्र की व्याख्या करना है, लेंस मेकर के सूत्र की व्याख्या करना है, और इसके साथ न्यूमेरिकल दिया गया है, तो इसको आप लगा सकते हैं। क्योंकि इनका लेंस का सूत्र होता है 1/f इक्वल होता है, क्या होता है, n-1 होता है, 1/r1 माइनस कितना होता है, 1/r2 होता है। इसी को आपको क्या करना, सॉल्व करना है, उसी के अकॉर्डिंग क्या आपका न्यूमेरिकल भी आपका दिया गया। ठीक है, और हाइड्रो स्पेक्ट्रम में देखा जाए तो आपके स्पेक्ट्रम में रेखाओं का मान निकालना, इसमें देखा जाए लाइमन श्रेणी होगा, बामर श्रेणी होगा, पासन श्रेणी होगा, ये 3 ही श्रेणी की आपको देखना है। आपको 5 श्रेणी, पासन फुंड को नहीं लिखना है, ठीक है, नहीं ब्रैकेट फुंड को नहीं लिखना है, केवल पासन। देखो यहाँ पर लाइमन श्रेणी जो होती है, लाइमन श्रेणी जो होती है पराबैंगनी भाग में गिरती है। कहाँ गिरती है, पराबैंगनी भाग में गिरेगी। ठीक है, अगर हम बात करें बामर श्रेणी, तो बामर श्रेणी क्या हो, दृश्य भाग में गिरती है। किसमें गिरती है, दृश्य भाग में गिरती है। और पासन श्रेणी जो होती है ये अवरक्त भाग में गिरती है। किसमें गिरती है, अवरक्त भाग में गिरती है। तो इस चीज को आप पूरे से याद रखिएगा। इसमें कह रहा है कि इस श्रेणी में कौन सी स्पेक्ट्रम दृश्य भाग में मिलेगी, तो कौन मिलेगी, बामर मिलेगी। कौन मिलेगी, बामर श्रेणी जो है स्पेक्ट्रम के जो है दृश्य भाग में मिलती है। तो ये रहा आपका जो है इसमें पेपर था, और इसको मैं समझा दिया किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। बकिया जो इसमें छूट गया है कि अभी तक नहीं आपके एकेडमी में पढ़ा हुआ है, तो जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। क्योंकि अब आपका ध्रुवण तक मैंने पढ़ा दिया, ध्रुवण के आगे जो है आपको मिलेगा, ध्रुवण के जो आगे मिलेगा आपको, वो आपका 3 से 4 चैप्टर बचा हुआ, उसको मैं जल्दी ही समाप्त कर दूंगा। फिजिक्स आपका समाप्त हो जाएगा, फिर आपकी केमिस्ट्री की बारी होगी। तो आपका पूरा एकेडमिक जो क्लासेस है वो कम्प्लीटली आपका दिसंबर लास्ट तक आप लोगों को प्रयास कर रहा हूँ कि मिल जाए। ठीक है, तो 10 दिन का वक्त दीजिए, तो जल्दी आपको समाप्त कर देंगे, जल्दी आपका समाप्त हो जाएगा। चलिए, तो आप आशा है समझ में आपको आया होगा। तो इसको आप क्या करें, देख लें, और एक बार इस PDF को अगर लेना चाहें तो आप लोग मेरे नंबर पे आप बिल्कुल संपर्क करें। हमारा नंबर ये है, आपका ये नंबर मेरा है, दोनों नंबर से आप यहाँ देख सकते हैं, दोनों से व्हाट्सएप चल रहा है, दोनों से आप जुड़ सकते हैं, और जुड़ करके आप मुझसे PDF प्राप्त कर सकते हैं। कहीं भी आप बैठ के पढ़ रहे हो, किसी भी विद्यालय में पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग संस्था में पढ़ रहे हो, कहीं भी आप किसी राज्य में पढ़ रहे हो या यूपी के किसी जिले में पढ़ रहे हो, तो आप वहाँ जा करके मुझसे इसे संपर्क करके ऐसे क्वेश्चन पेपर प्राप्त कर सकते हैं। और यह क्वेश्चन पेपर मैं बता दे रहा हूँ ऑथेंटिक है, 100% श्योर है कि आपके पेपर में पूछा जाएगा। यहाँ से एक भी क्वेश्चन चला गया तो फिर जो कहिए वो, ठीक है, तो उसमें कहने की बात नहीं है। तो चलिए आगे चले, हम कुछ कहना हो कुछ सुनना नहीं है, तो यहाँ पर देखिए डायरेक्टली हम बात कर लेते हैं अपने टॉपिक को लेकर। फिर से ये देखिए प्रदीप क्लासेस आपके सामने, और सब कुछ जो है टेस्ट सीरीज के महाकुंभ में ये चीज़ें आप चल रही हैं, तो इसमें डुबकी जरूर लगाइए आप, और सभी को डुबकी लगाने का प्रयास कीजिए, जिससे आपके जीवन में जो कमियां रह गई हैं उसको दूर करें, और इससे जुड़ करके आप पूरी तरह से लाभ प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप देख लीजिए, PDF मिल जाएगा, और इसको आप जो है नोट कर लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल तैयारी पर लग जाए। छोड़ दीजिए सब, जो भी मार्केट में सब कुछ चीज़ें आ रही हैं छोड़ दीजिए, बहुत सारी किताबों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नोट्स जो आपके पास है पर्याप्त है। नहीं नोट्स मिल रहा है तो हमारा एकेडमिक क्लास देखेंगे, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आपको चाहिए। ठीक है, एकदम बोर्ड के अकॉर्डिंग क्या पढ़ाया गया है, तो इसको आप इसके नोट कर सकते हैं। यहाँ से आप जा सकते हैं, ये आप नोट कर सकते हैं। देखिए खंड द और खंड या का जो क्वेश्चन है, ये जो या वाला क्वेश्चन है, ये कंप्लीट मैं एकदम लिख के दे सकता हूँ कि आपका 100% श्योर है कि एग्जाम में चीज़ें आएंगी ही, इसे कट नहीं सकती हैं, बगल नहीं जा सकती है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको आप देखिए, नोट कीजिए, और यहाँ से इसको पूरे को नोट करके फिर अपने टॉपिक को आज मैं समाप्त कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। चलिए, तो इसको बंद करते हैं, हम बंद करते हैं। और आशा है आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, और समझने के साथ साथ चूँकि बड़े क्वेश्चन को मैं एकेडमी में दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ सॉल्व करना मतलब ये 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे का वीडियो होगा, आपको देखने में समस्या होगी, इसलिए आप स्वयं इसको सॉल्व करें। कहीं भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में इसको जरूर लिखें। ठीक है, वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।